जरा सोचिए, आप आसमान की ओर देख रहे हैं, सितारे चमक रहे हैं, चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा है। आप सोचते हैं, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जवाब आसमान में नहीं बल्कि आपके अंदर छिपा हो सकता है। हम दिन रात अंतरिक्ष में जीवन ढूंढ रहे हैं, मंगल पर मिशन भेजते हैं, दूरबीनों से दूसरी आकाश गंगाओं को खंगोलते हैं और सैटेलाइट्स के जरिए सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर जिस दुनिया की तलाश हम बाहरी ब्रह्मांड में कर रहे हैं, वो हमारे चारों ओर ही मौजूद है। इतनी सूक्ष्म, इतनी महीन कि हम उसे देख भी नहीं सकते। इसे हम माइक्रोकॉस्मोस कहते हैं, सूक्ष्म जीवों की एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया। ये वो दुनिया है जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को नियंत्रित करती है, बल्कि संभव है कि उसी ने हमें जन्म भी दिया हो। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में जितनी मानवीय कोशिकाएं हैं, इससे कहीं ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस मौजूद हैं। हम जिनकी औकात एक धूल के कण जितनी समझते हैं, हो सकता है वही इस पूरे ग्रह के असली मालिक हो। और यही नहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यह माइक्रोबियल लाइफ धरती पर पैदा नहीं हुई हो, बल्कि ये बाहरी अंतरिक्ष से आई हो, किसी उल्का पिंड, किसी धूमकेतु या किसी ग्रह के टुकड़े के साथ। क्या यह संभव है कि धरती पर जीवन की शुरुआत किसी ब्रह्मांडीय टक्कर से हुई हो? क्या हम सच में धरती के वासी हैं या सिर्फ यहां भेजे गए मेहमान? क्या वायरस और माइक्रोब्स हमारे अस्तित्व की सबसे पहली कड़ी हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या हम वाकई अकेले हैं या ब्रह्मांड हर जगह जीवन से भरा हुआ है? बस वो जीवन इतना छोटा है कि हम उसे समझ ही नहीं पा रहे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोजेंगे उसी अदृश्य दुनिया को जिसने शायद हमारी कहानी लिखी और जिसे समझे बिना हम कभी खुद को नहीं समझ पाएंगे। केएस ज्ञान चैनल प्रस्तुत करते हैं माइक्रोकॉस्मोस, एक अदृश्य ब्रह्मांड जो हमारे अंदर ही बसा हो। अगर आप अभी तक नहीं भूले हैं, तो आपको 2020 में आई महामारी अच्छी तरह याद होगी, जिसमें हमारा मुकाबला एक ऐसे माइक्रोकॉस्मोस की दुनिया के खूनी हत्यारा के साथ था जिसने धरती पर कोहराम मचा रखा था और इसने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया था। सच कहूं तो इस पैंडेमिक ने मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल कर रख दिया। पहले मैं बस आसमानी दुनिया के बारे में ही सोचता था, पर कोविड ने मुझे उस माइक्रोकॉस्मोस की याद दिलाई जो हमारे आसपास मौजूद है। शायद हम उस माइक्रोकॉस्मोस को इसलिए भी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमें हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है और हम अपने जीवन में इसके महत्व को भी नहीं जानते हैं। पर किसी भी जीव का छोटा होना उसका महत्व कम नहीं करता है, बल्कि उसका महत्व और बढ़ा देता है। और माइक्रोकॉस्मोस के केस में ये बात 100% सही है। और उन महत्वों में से कुछ हम इंसानों के लिए फायदेमंद तो होते हैं, पर कुछ बेहद विनाशकारी भी होते हैं, जिसमें इंसान उनकी चपेट में आकर भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाता है। मानव जाति का इन माइक्रोकॉस्मोस के साथ चल रही तकरार काफी पुरानी है। प्राचीन काल में ऐसे कई बैक्टीरिया और वायरसेस हुए हैं जिसने मानव जाति को बुरी तरह प्रभावित किया है और आज 2025 आने के बाद भी यह सिलसिला जारी है। साल 1918 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस ने स्पेनिश फ्लू बीमारी फैलाकर 50 से 100 मिलियन लोगों की जान ली। साल 1968 में हांगकांग फ्लू ने तकरीबन 1 मिलियन लोगों की जान ले ली।
साल 1981 से अब तक HIV वायरस 40 मिलियन लोगों की जानें ले चुका है और हाल ही में आया कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में 70 लाख लोगों की जान ली। और इसलिए ये सारे पैंडेमिक और डिजास्टर ने हमें इस माइक्रो यूनिवर्स की छानबीन और इसका अध्ययन करने पर मजबूर कर दिया। हम जितना सोचते हैं माइक्रो कॉस्मोस उससे कई कदम आगे की दुनिया है और इनमें मौजूद करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां हमें बीमार करते हैं, वहीं करोड़ों ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारी मदद करते हैं और हमारे मानव शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। माइक्रोकॉस्मोस हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हवा, पानी और सूरज। और आपको जान के हैरानी होगी, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं और जिस भोजन को ग्रहण करते हैं, उस सभी के अंदर यह माइक्रोकॉस्मोस मौजूद होता है। यह आसमान के ऊंचाई से लेकर समंदर की गहराई हर जगह मौजूद है। और वैज्ञानिकों की माने तो अर्थ के हर क्यूबिक फीट वॉल्यूम के अंदर लाखों की मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। यहाँ तक कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म धरती पर मौजूद हैं। हमारे मानव शरीर में कोशिकाओं से ज्यादा वो माइक्रोकॉस्मोस ही हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे मानव शरीर में भी यह दुनिया इतनी विशाल है, यानी कि हम इंसान नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने एक रोबोट हैं जिनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और इसमें अगर सिर्फ वायरसेस की बात करें तो ऐसे तो ये मोटाई में हमारे सिर के बालों से 100 गुना कम है, पर अगर धरती पर मौजूद सभी वायरसेस को जोड़ दिया जाए तो यह श्रृंखला धरती से 10 करोड़ लाइट ईयर दूर तक एक रेखा बना लेगी, जो हमारी पड़ोसी देवयानी आकाशगंगा से 40 गुना अधिक है। अब आप ही बताइए, क्या आप अब भी पृथ्वी को बस अपना प्लेनेट कहेंगे? बेशक हम इस प्लेनेट पर रहते हैं, पर संख्या में माइक्रोकॉस्मोस इनसे इतने ज्यादा हैं कि शायद ये प्लेनेट उनका कहना ही सही होगा। और सच्चाई ये भी है कि हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं उनका ही कर्जदार है, क्योंकि हमारा शरीर अपने अंदर 3008 खरब वायरसेस संजोए बैठा है और इसके साथ साथ इसके अंदर 390 खरब बैक्टीरिया सेल भी हैं। बैक्टीरिया का काम हमारे शरीर में खाना को पचाने के साथ साथ विटामिन्स का उत्पादन भी होता है, और तो और यह हमारे मूड्स को भी प्रभावित करने की ताकत रखता है। यानी कि अगर कहीं आपका मूड खराब हो रहा है तो हो सकता है कि इसके पीछे का कोई कारण बैक्टीरिया सेल हो। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बैक्टीरिया होते कैसे हैं? विज्ञान की भाषा में कहें तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनके चारों ओर एक दीवार बनी होती है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया अपने अंदर एक न्यूक्लियस सजोए रहता है जिसमें आरएनए और डीएनए मौजूद होता है। और बैक्टीरिया की खास बात यह होती है कि ये घूमते घूमते खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, पर वहीं वायरस एक बिल्कुल अलग कैंडिडेट है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड में हमने बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें देखी, पर उनमें से वायरसेस बिल्कुल अलग हैं। कहने का मतलब यह है कि आखिर ये नग्न से दिखने वाले वायरस इतनी विशाल दुनिया पर इतना प्रभाव कैसे डाल सकते हैं? अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्लास में मौजूद एक साइलेंट और गुड किड्स जैसे होते हैं जो साधारणतः नॉर्मल ही बर्ताव करते हैं, पर वायरस के केस में ऐसा नहीं है। दरअसल वायरस के केस में यह तक कह पाना कि यह जिंदा है या मृत बेहद मुश्किल है, क्योंकि वायरस लाइफ की डेफिनेशन पर फिट ही नहीं बैठती है। नासा के अकॉर्डिंग लाइफ का मतलब है एक ऐसा स्वचालित रसायन तंत्र जो डॉर्नियन सिस्टम को फॉलो कर सकता है, अर्थात ऐसे प्राणी जो भोजन करते हैं, फिर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और फिर प्रजनन करते हैं। वायरस के लिए सब चीजें पॉसिबल नहीं है और वो हर काम के लिए एक शिकार ढूंढते हैं जिसे विज्ञान की भाषा में होस्ट सेल कहा जाता है, जिसे इन्फेक्ट कर वो तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। वायरस जब होस्ट बॉडी में प्रवेश करते हैं तो उनका सबसे पहला निशान होस्ट सेल होते हैं,
जिन पर वो हमला कर उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद ही यही होता है, दूसरे सेल पर हमला कर उस पर कब्जा जमाना। और फिर कब्जा होते ही वो सेल के अंदर से कुछ इस कदर फटकर बाहर आते हैं मानो किसी स्पेस साईफाई मूवी में अचानक से एलियन कूदकर बाहर आ गया हो। यह बिल्कुल एक हॉरर फिल्म जैसा होता है जिसमें वायरस एक खूनी एलियंस की तरह सेल की हत्या करता है, पर इस पे यह बात पता नहीं लगाया जा सकता कि ये जिंदा है या नहीं। पर क्या वायरस हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी कि दूसरे ग्रहों पर मौजूद जीवन का पता बता सकते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी ग्रह पर वायरसेस के निशान मिलते हैं तो निश्चित ही वहां उनका होस्ट भी मौजूद होगा, जो कि एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। यह कहना फिलहाल तो मुश्किल है, हाँ, पर एक नए अध्ययन में जरूर पता लगा है कि शायद धरती पर यह माइक्रोबियल लाइफ किसी बाहरी दुनिया से आई थी। इसमें काफी सारी संभावनाएं हो सकती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है कि यह किसी एस्टेरॉयड पर मौजूद हो और उस एस्टेरॉयड की धरती के साथ टक्कर हुई हो और वो यहां पर आ गए हों। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रह के टक्कर से ये यहां पर आए हों। सुनने में आपको यह बात थोड़ी अजीब प्रतीत हो रही होगी, पर वैज्ञानिकों को धरती पर मार्स के अवशेष मिले हैं और शायद उन्हीं से यहाँ जीवन की शुरुआत भी हुई थी। इस थ्योरी को पूरी तरह से नकारना सही नहीं होगा, क्योंकि हम सब इस बात में पहले ही वाकिफ हैं कि ऐसी टक्कर प्राचीन काल में होनी आम बात थी। हो सकता है कि मार्स से उस वक्त पर कोई एस्टेरॉयड काफी जोर से टकराया होगा और मार्स के टुकड़े धरती पर आ गए होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्स और धरती की कभी आपस में टक्कर हुई हो। यानी कि अगर हम उस टाइम पीरियड के बारे में जान लें जब हमारे सौर मंडल में ऐसी उथल पुथल मौजूद थी, तो हम इस बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास में 4.5 अरब साल पहले जाना होगा। आज से 4.5 अरब साल पहले, जब हमारे सौर मंडल में पूर्ण हलचल थी, सारे ग्रह आपस में टकरा रहे थे और एक विशाल ग्रह का निर्माण कर रहे थे। और इसी वक्त पर मार्स, जो कि काफी यंग प्लेनेट था और जहां प्राइमिटिव लाइफ की शायद शुरुआत भी हो चुकी थी, वो एक भयंकर टक्कर का शिकार हो गया। एक बड़ा और विशाल स्पेस रॉक मार्स से टकरा गया, जिसे वर्तमान में वैज्ञानिक बोरेलिस इम्पैक्ट का नाम देते हैं। तो बोरियलिस इम्पैक्ट ने अरबों खरबों की मात्रा में मार्स के डेब्रिस को स्पेस में उछाल दिया, और यही कारण है कि इन टुकड़ों के साथ मार्स पर मौजूद उन माइक्रोब्स में स्पेस में विचरण करने का मौका मिल गया। पर यहाँ आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि क्या इस स्पेस ट्रैवल में क्या वो जीवित बच पाए? इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद साइंटिस्ट ने माइक्रोब जिसे स्पेस में सर्वाइवल चैलेंजेस के लिए रेडी किया। और आपको जान के हैरानी होगी, आउटर स्पेस में रहने के बाद भी उनमें से कई माइक्रोब्स 1 साल तक जीवित रहने में सक्सेसफुल हो पाए। इस मिशन ने हमारे मार्स वाले थ्योरी को और भी मजबूती दी कि लाइफ वाकई में आउटर स्पेस में सरवाइव कर सकती है और यह एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर भी हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि हम धरती पर जन्मे ही ना हो, हमारा असली घर मार्स हो और वहां से लाइफ यहां ट्रांसफर हुई हो। नवंबर 2019 में इंटरनेशनल रिसर्च टीम को धरती पर क्रैश हुए एक मेट्रॉइड्स में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिला, जो और कुछ नहीं राइबोज था। दरअसल राइबोज वो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो अर्थ पर हर प्रकार के जीवन में पाया जाता है। राइबोज की मदद से ही आरएनए का निर्माण होता है और इसे लाइफ के शुरुआत के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी माना जाता है। यानी कि अगर वैज्ञानिक इन राइबोज के बारे में और उनकी उत्पत्ति के बारे में और पता लगा लें, तो वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर माइक्रोबियल लाइफ की धरती पर शुरुआत कैसे हुई थी, ये कहां से आए थे और कैसे समय के साथ इनमें इवोल्यूशन हुआ। कुछ समय पहले रोसेटा मिशन के दौरान कॉमेट 67P पर फास्फोरस का मिलना भी माइक्रोबियल लाइफ की उत्पत्ति को समझने में काफी अहम था। यह एक बेहद बड़ी खोज थी।
कोमेट 67P का निर्माण सौर मंडल के निर्माण के वक्त पर ही हुआ था और उसके बाद से उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। हमारे लिए वो किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं था। दरअसल अपने निर्माण के वक्त से ही ये कॉमेट्स डीप फ्रीज में ही हैं और इस पर मौजूद फास्फोरस को स्टडी कर हमें यह पता लगा कि जब धरती का निर्माण हो रहा था तब धरती पर जीवन निर्माण के लिए क्या क्या विकल्प मौजूद थे। और आपको जान के हैरानी होगी, लाइफ के फॉर्मेशन के वक्त पर धरती के आसपास वो सारे केमिकल्स मौजूद थे जिसके इस्तेमाल से धरती का निर्माण हुआ। हमने निष्कर्ष निकाला कि धरती पर जिस माइक्रोबियल लाइफ की उत्पत्ति हुई वो बस संयोग नहीं थी बल्कि इसका होना निश्चित था। और आज भी ऐसे माइक्रोबियल लाइफ हमारे सौर मंडल में कई जगहों पर मौजूद हैं, हम बस उसे तलाश नहीं पा रहे हैं। सौर मंडल में मौजूद इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के होने का सबूत हमें साल 2017 में ही मिल गया था, जब ओमुमुआ नाम का एक अनजान स्पेस रॉक हमारे सौर मंडल में पकड़ा गया। ओमुमुआ की खास बात यह है कि ये शायद हमारे सौर मंडल की ही नहीं, इसकी ट्रैजेक्टरी बताती है कि ये शायद डीप स्पेस का इंटरस्टेलर स्पेस से यहाँ आई हो। और इससे भी अजीब बात यह है कि इसकी सतह लाल है, यानी कि हो न हो ये अपने सतह के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल सजोए इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा कर रहा था। वैज्ञानिकों की माने तो ये शायद इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्टर थे जो एक स्टार से दूसरे स्टार तक ऑर्गेनिक मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही हैं जिन्हें लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स माना जाता है। तो हो सकता है कि यह यूनिवर्स का कोई नियम ही हो जिसमें वो इन स्पेस रॉक्स या एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स के माध्यम से ऑर्गेनिक मटेरियल्स किसी प्लैनेट तक पहुंचाते हों, जिससे माइक्रोकॉस्मोस का निर्माण हुआ हो। और नई रिसर्च तो इस बात का भी दावा करती है कि ऐसी टक्कर किसी ग्रह पर जीवन की शुरुआत कर सकती है। तो क्या धरती पर ऐसी किसी टक्कर ने ही माइक्रोकॉस्मोस के निर्माण का कारण बनी थी, या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और ही था? आखिर माइक्रोकॉस्मोस के पीछे की असली कहानी क्या है और आज तक वैज्ञानिक इसे सुलझा क्यों नहीं सके? जानने की कोशिश करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के अगले अध्याय में। पिछले भाग में आपने देखा कैसे हमारी आंखों से ओझल ये सूक्ष्म जीवन, वायरस और बैक्टीरिया हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं, हमें बीमार करते हैं और कभी कभी बचाते भी हैं। कैसे एक अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया को रोक दिया था और कैसे माइक्रोकॉस्मोस की ये दुनिया शायद हमारी ही नहीं बल्कि इस पूरे ग्रह की असली मालिक हो सकती है। हमने ये भी जाना कि वायरस सच में जिंदा हैं या नहीं, ये सवाल आज भी विज्ञान के लिए रहस्य बना हुआ है। पर एक सवाल अब भी बाकी है, क्या माइक्रोबियल लाइफ सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है या इसका असली जन्म कहीं और हुआ था, शायद मंगल पर या फिर किसी दूरस्थ तारे की दुनिया में? अगर ऐसा है तो हम इंसान कौन हैं, पृथ्वी के वासी या किसी दूसरी दुनिया से आए मेहमान? अब हम करेंगे एक नई खोज, ऐसी खोज जो हमें वापस ले जाएगी 4.5 अरब साल पहले, जब धरती, मंगल और ब्रह्मांड की चुप्पी के बीच जिंदगी का बीज शायद बोया गया था। तैयार हो जाइए माइक्रोकॉस्मोस के दूसरे भाग के लिए, जहां हम जानेंगे क्या हमारे असली पूर्वज कहीं वायरस तो नहीं है। लाखों अरबों साल पहले जब पृथ्वी पर पनपे समुद्र के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ते जा रही थी, तो आज से तकरीबन 3.5 अरब साल पहले जीवन ने अंगड़ाई लेनी शुरू करी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एकमात्र संयोग नहीं थी, बल्कि ये एक प्रक्रिया थी जिसमें धरती पर मौजूद मॉलिक्यूल्स किसी रासायनिक अभिक्रिया की वजह से अपने जैसे और मॉलिक्यूल्स उत्पन्न करने लगे और उनमें से ही कई बड़े मॉलिक्यूल्स ने मिलकर प्रोटोसेल्स का निर्माण किया।
और धरती पर जीवन की पहली नींव इसी प्रोटोसेल्स के रूप में रखी गई, जिसके पश्चात इनमें इवोल्यूशन हुआ और वो धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तब्दील हुए। अर्थात इन्हीं सिंपल सेल्स के जटिल होने के पश्चात धरती पर जीवन का फलना फूलना शुरू हुआ। पर इस जीवन की उत्पत्ति में वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्थान कहां आता है? यानी क्या इस पूरे प्रक्रिया में वायरसेस का कोई योगदान था? अगर आप ये वीडियो आज से कुछ दशक पहले देख रहे होते तो शायद इसका जवाब नहीं में होता, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें वायरसेस का कोई योगदान नहीं था। पर वर्तमान स्टडी में वैज्ञानिकों की अवधारणा में बदलाव आया है और उनका मानना है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति में वायरस का भी बहुत बड़ा योगदान था। पर आखिर इसका पता कैसे चल पाया, या फिर हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि वायरसेस तो अपने इतिहास का कोई सुराग अपने पीछे नहीं छोड़ते हैं। वायरसेस के इवैल्यूएशन का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। वो अपने पीछे अपनी कोई भी छाप नहीं छोड़ते हैं। वायरसेस के इवैल्यूएशन का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। वो अपने पीछे अपनी कोई भी छाप नहीं छोड़ते हैं। यानी कि किसी भी खुदाई, किसी भी जियोलॉजिकल रिसर्च में इसका पता लगा पाना बेहद मुश्किल है, और इसलिए शायद आज तक हम यह मानते रहे हैं कि इनका हमारे जीवन की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं था। पर सिर्फ सबूत का न मिलना इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आखिर लाइफ के पृथ्वी पर इवोल्यूशन के दौरान वायरस ने कब, कैसे और कहां से वाइल्ड कार्ड एंट्री ली। क्या उनकी यह एंट्री बिल्कुल बिगिनिंग में थी या बीच में? हमें इस बात का भी अंदाजा नहीं है। एक थ्योरी तो यह भी बताती है कि वायरस ने ही धरती पर जीवन की शुरुआत की थी, क्योंकि शुरुआत में जब धरती पर मॉलिक्यूल्स रेप्लिकेट्स होना शुरू हुए तो उन्होंने एक प्रोटोसेल्स का निर्माण किया। तो शायद हो सकता है कि ये रेप्लिकेशन का काम वायरसेस से ही शुरू हुआ हो। पर इस थ्योरी में एक यह भी परेशानी है कि अगर वायरस पहले आए तो उन्होंने खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कैसे किया, क्योंकि उन्हें खुद को रेप्लिकेट्स करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है और इसके बिना रेप्लिकेशन संभव नहीं है। तो फिर ऐसे परिस्थिति में यह थ्योरी देना कि वायरस सबसे पहले आए थे कितना सही होगा? तो इससे यह सवाल उठता है कि क्या अर्ली सेल्स और वायरस इस प्रकार आपस में मिले होंगे कि इससे उन्हें म्यूचुअल बेनिफिट्स हों? यहाँ हम फिर कुछ नई थ्योरीज को लेकर कहेंगे कि कुछ वायरस और सेलुलर लाइफ एक साथ ही इवॉल्व हुए और उन्होंने बेहद आश्चर्यजनक तरीके से एक दूसरे की मदद भी की, और यहाँ तक कि उन्होंने इंसानों के इवैल्यूएशन को भी बूस्ट प्रदान किया, यानी कि वो को इवैल्यूएशन का हिस्सा बने। पर आखिर ये को इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, यह बात सोचने वाली है। हम ये बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक वायरस खुद को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करता है और ऐसा करने के बाद वो पूरे सेल के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, और शायद शुरुआती वायरस ने भी उस समय पर मौजूद सेल्स के साथ ऐसा ही किया होगा। वायरस के उन पर हमले में उनके आरएनए ब्रेक हो गए होंगे और फिर आपस में बदल गए होंगे। इसे आप प्राचीन काल में प्रचलित बार्टर सिस्टम से समझ सकते हैं, जिसमें दो इंसान ऐसे सामान का अदला बदली करते थे जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती थी और सामने वाले को जरूरत होती थी। तो उस टाइम पर वायरस और सेल्स के बीच भी यही स्वैपिंग टेक्निक्स इस्तेमाल में आई होगी, और शायद इसी मटेरियल एक्सचेंज से दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे बदलाव हुए होंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया होगा। तो इसी अट्रैक्टिंग टेक्निक से वायरसेस किसी सेल्स या ऑर्गेनिज्म के जीन्स में बदलाव करते हैं, उनमें अपना जीन्स जोड़ते हैं, और इस स्वैपिंग की वजह से इवैल्यूएशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। पर इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस अटैक से होस्ट सेल की मौत नहीं हुई होगी?
हो सकता है कि इस अटैक में ज़्यादा होस्ट सेल मारे गए होंगे और उनमें जीन्स स्वैप नहीं हुए होंगे, लेकिन ये अटैक्स उस वक्त पर 1-2 हज़ार या 1-2 लाख की संख्या में नहीं हो रहे होंगे, बल्कि इनकी संख्या करोड़ों अरबों में रही होगी। यानी कि उन अरबों में से शायद एक बार ऐसा हुआ होगा कि कहीं कोई होस्ट में इस अटैक से जीन स्वैप हुआ हो और उनमें इवोल्यूशन हुआ हो। इस बात से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। यानी कि इसी स्वैपिंग टेक्निक्स में वायरसेस ने किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया जो आगे चलकर इवॉल्व होकर अलग अलग जीव और भी इंसान भी विकसित हुए। सच में यह सोचना कितना फैसिनेटिंग है कि हम किसी वायरस की संतान हैं और पूर्वज कोई वायरस थे। वैसे सीधे तौर पर तो नहीं, पर हाँ, हमारे अंदर मौजूद जीन्स में उन वायरसेस का जेनेटिक कोड्स जरूर मौजूद होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि तकरीबन 8% इंसानी डीएनए बस वायरसेस द्वारा किए गए वायरल इन्फेक्शन यानी कि स्वैपिंग का नतीजा है। अर्थात हम मनुष्य वायरसेस की वजह से आज इस धरती पर सांस ले रहे हैं और शायद उनके बिना आज हम इंसान ही नहीं होते। आपको विश्वास नहीं होगा, पर हमारे दिमाग में एक वायरल डीएनए मौजूद है जो न सिर्फ हमारी सोचने में मदद करता है, बल्कि उसके बिना हमारा दिमाग बिल्कुल जानवरों के दिमाग जैसा होता है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता और स्टार्च को डाइजेस्ट करने की क्वालिटी भी इन वायरसेस ने ही उपलब्ध कराई, तभी आज हम इसके बदौलत जीवित हैं। अगर आप पृथ्वी को आज 2.5 अरब साल पहले पीछे जाकर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि उस वक्त पर धरती आज की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। बेशक उस वक्त पर पृथ्वी पर ओशियान्स थे, समुंदर भी थे और उन समंदर में जीव भी थे, पर उसके बाहर चट्टानों और पर्वतों के अलावा एक भी जीव और पेड़ पौधे नहीं मौजूद थे। यह धरती बिल्कुल भी हरी भरी नहीं थी। उस वक्त पर धरती पर जल के बाहर का जीवन संभव ही नहीं था, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी थी। पर जल में पनप रहे माइक्रोकॉस्मोस इस चीज से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। वो बिल्कुल धीरे धीरे अपना जीवन यापन कर रहे थे। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने धरती के पूरे अस्तित्व को भी बदल कर रख दिया, और इसका सबूत वैज्ञानिकों को इन अजीबोगरीब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में देखने को मिलता है, जिसे साइंस की भाषा में स्ट्रोमोटोलाइट्स कहते हैं। स्ट्रोमोटोलाइट्स को हम एक माइक्रोबियल शहर कहें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये चट्टान शहरों में मौजूद बहुमंजिला इमारतों की तरह होती हैं, जहां इंसान तो नहीं पर बहुत सारे बैक्टीरिया अपना घर बनाकर रहते हैं, और इनमें साइनोबैक्टीरिया सबसे प्रमुख है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये साइनोबैक्टीरिया से इवैल्यूएशन का क्या कनेक्शन? तो आपको बता दें, यही वो बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना भोजन बनाती हैं। वही फोटोसिंथेसिस जो आज धरती पर मौजूद पेड़ पौधों में होता है और जिसका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। तो आज से 2.5 अरब साल पहले इन्हीं साइनोबैक्टीरिया ने सूर्य से ऊर्जा लेकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया, और इसके बाय प्रोडक्ट में निकला ऑक्सीजन धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में घुलने लगा। पर ऑक्सीजन नाम का यह बायो प्रोडक्ट बेहद खतरनाक था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह गैस हर किसी के साथ कंबाइंड हो जाती है। उदाहरण के लिए आप लोहे का जंग लगना ही ले सकते हैं। यहाँ लोहे की बाहरी सतह के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और लोहे जैसे ठोस मेटल को कमजोर कर देते हैं। और इसलिए जब पहली बार साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज किया, तो यह बाकी गैसेस के साथ मिलकर कुछ ऐसा रिएक्शन करने लगी जिसने धरती पर पानी में मौजूद माइक्रोबियल लाइफ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। पर इनमें से कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे थे जिन्होंने ऑक्सीजन का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया। दरअसल वो इसका इस्तेमाल करके अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने लगे और धीरे धीरे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तब्दील होने लगे। उन्होंने रेस्पायरेशन के लिए भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया, और फिर इस वजह से वो बाकी ऑर्गेनिज्म की अपेक्षा काफी तेजी से इवॉल्व हुए। कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होने की वजह से यह जीव की मेटाबॉलिज्म इतनी बढ़ गई कि वो इसका इस्तेमाल करके और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में तब्दील होने लगे।
और कुल मिला के साइनोबैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करना अर्थ के लिए एक गेम चेंजर कदम साबित हुआ। यानी कि धरती पर मौजूद सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तब्दील होने लगे और इससे अर्थ की पूरी जियोलॉजी में बदलाव आना शुरू हो गया। और कहा जा सकता है कि यही वो वक्त था जब धरती पर हरियाली पनपनी शुरू हुई होगी। इस पूरे इवेंट को वैज्ञानिक द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहकर बुलाते हैं और इसे पृथ्वी के इतिहास का सबसे अहम घटना और सबसे गेम चेंजर घटना भी कही जाती है। और आज तकरीबन 2.5 अरब साल यही माइक्रोकॉस्मोस हमें यहाँ के वातावरण में जीवित रखने का काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम जो हमेशा सांस लेते हैं और हमें जो भरपूर ऑक्सीजन हवा मिलती है वो आती कहाँ से है? ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ऑक्सीजन हवा में पेड़ पौधों के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट के रूप में निकली ऑक्सीजन से आती है और वो सोचते हैं कि रेन फॉरेस्ट में मौजूद लाखों वनस्पतियां मिलकर पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करती हैं, पर शायद उनकी यह सोच अधूरी है क्योंकि यह पूरा सच नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी पर धरती पर मौजूद मैक्सिमम ऑक्सीजन पेड़ पौधों से नहीं बल्कि माइक्रोकॉस्मोस में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती है। पर कैसे? आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। आज से मात्र 5 वर्ष पहले साल 2020 में वैज्ञानिकों को अर्थ सैटेलाइट इमेज में महासागर में घूमते हुए कुछ अजीबोगरीब पैटर्न्स नजर आए। यह पैटर्न्स महासागर की लहरें नहीं थी और न ही यह कोई मछली थी, बल्कि यह ऐसे माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स थे। फाइटोप्लैंक्टन का नाम दिया जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा पर फाइटोप्लैंक्टन एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर अकेले इतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कि यह अर्थ पर मौजूद पूरे फॉरेस्ट द्वारा रिलीज ऑक्सीजन से मात्रा में कई गुना अधिक होती है। रिपोर्ट्स की माने तो रेन फॉरेस्ट से अर्थ की 30% ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, पर वहीं ये फोटोप्लैंक्टन अर्थ के 70% ऑक्सीजन रिलीज करने का काम करते हैं। यानी कि आज भी जब हम सांस लेते हैं तो उसमें 70% प्रोडक्ट माइक्रोकॉस्मोस के ही होते हैं। तो हम इस बात से पीछे नहीं हट सकते कि माइक्रोकॉस्मोस ने हमें यह जीवन दिया है और आज हम धरती पर चैन की सांस इन्हीं माइक्रोकॉस्मोस की वजह से ले रहे हैं। पर वर्तमान में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे यह माइक्रोकॉस्मोस हमारे जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं और जल्द ही धरती पर एक ऐसी कोलैप्सिस शुरू करने जा रहे हैं जिससे इस धरती पर इंसानों और अन्य जीवों का नामो निशान भी नहीं बच पाएगा। दरअसल पिछले कुछ अरसों में मानव के अलग अलग खतरनाक और सेल्फिश गतिविधियों की वजह से धरती पर कुछ ऐसे खतरनाक और जानलेवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप रहे हैं जो एक चुटकी में धरती से मानवों का सफाया कर सकते हैं। हमारी नदियाँ, जंगल, हवा और मिट्टी जो कभी जीवन का आधार थे अब इन माइक्रोस्कोपिक दुश्मनों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनते जा रहे हैं। ये वायरस और बैक्टीरिया तेजी से विकसित हो रहे हैं, नई नई शक्तियां हासिल कर रहे हैं और मानव इम्यून सिस्टम को हराने के नए नए हथियार बना रहे हैं। लेकिन क्या ये केवल प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर कोई बड़ी साजिश, कोई छिपा हुआ खतरा है जो हमसे अब तक छुपाया जा रहा है? क्या यह माइक्रोस्कोपिक जीव सिर्फ हमारे दुश्मन हैं या उनके पीछे कोई गहरी और अज्ञात ताकत काम कर रही है? आज का मानव जहां विज्ञान और तकनीक में चरम पर पहुंच चुका है, वहीं हमारे सामने एक अनजाना, अदृश्य और घातक दुश्मन खड़ा है जो हमारी जान लेने से भी ज्यादा हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इन माइक्रोस्कोपिक खतरों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या हमारी दवाएं, हमारी समझ और हमारी तकनीक हमें बचा पाएंगी या फिर यह पृथ्वी एक बार फिर से विनाश की कागार पर है? एक ऐसी कागार जहां से वापसी नामुमकिन हो। हमारा भविष्य अनिश्चित है। हमारे सामने एक ऐसा मोड़ खड़ा है जहां इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। क्या हम इस छिपे हुए सूक्ष्म शत्रु को मात दे पाएंगे या फिर यह महामारी हमारी धरती की आखिरी परीक्षा साबित होगी? इन सवालों के जवाब और इस रहस्य की तह तक जाने के लिए तैयार रहिए।
क्योंकि अगले भाग में हम लेकर आने वाले हैं वो सारी जानकारियां जो इस गहरे और खतरनाक सवालों के जवाब खोजने में हमारी मदद करेंगी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक शुरुआत है। आइए मिलकर खोजें कि क्या इंसानियत अपनी ताकत दिखा पाएगी या यह माइक्रोस्कोपिक खतरा हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल डालेगा। तैयार रहिए अगली कड़ी के लिए। माइक्रोकॉस्मोस के पिछले भाग में हमने जाना कि जीवन की शुरुआत सिर्फ कोशिकाओं से नहीं बल्कि वायरस जैसे अदृश्य जीवों से जुड़ी हो सकती हैं। कभी जिन्हें हम सिर्फ बीमारी का कारण मानते थे, वही वायरस हमारे डीएनए में बसे हुए हैं और शायद हमारी चेतना, सोचने की क्षमता, यहाँ तक कि इंसान बनने की नींव भी उन्हीं से पड़ी है। हमने देखा कि कैसे 2.5 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस के जरिए धरती पर ऑक्सीजन की क्रांति लाई, जिसे द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा गया, और इस क्रांति ने जीवन को जल से भूमि तक फैलने का मौका दिया। और फिर आया एक चौंकाने वाला खुलासा। आज भी पृथ्वी की 70% ऑक्सीजन समुद्र के माइक्रोस्कोपिक जीव फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्पन्न होती है। यानी पेड़ नहीं, सूक्ष्म जीवन ही हमारे असली ऑक्सीजन प्रदाता हैं। पर अब वही माइक्रोकॉस्मोस जो कभी जीवनदायी थे, अब शायद हमारे विनाश के वाहक बनते जा रहे हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि वायरस इतनी तेजी से बदल रहे हैं, या फिर कोई छुपा हुआ विज्ञान है, ऐसा विज्ञान जो अब तक हमारी समझ से बाहर रहा है? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ पृथ्वी की रचना का हिस्सा है, या किसी और ग्रह से आए यात्री जिन्होंने धरती पर जीवन की चिंगारी जलाई? मंगल, टाइटन, यूरोपा, इन सब जगहों पर जीवन के संकेत क्या इसी सूक्ष्म जीवन की परछाइयां हैं? और सबसे खौफनाक सवाल, क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप विकसित हो रहे हैं या फिर किसी अज्ञात शक्ति द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं? क्या इंसान, जिसे इस ग्रह का स्वामी समझा जाता है, असल में सिर्फ एक मेहमान है और असली नियंत्रण किसी और के हाथों में है? अब वक्त है पर्दे हटाने का, जहां हम देखेंगे कि कैसे विज्ञान, अंतरिक्ष और सूक्ष्म जीवन मिलकर हमारे अस्तित्व की सबसे रहस्यमयी कहानी रचते हैं। तो तैयार हो जाइए माइक्रोकॉस्मोस की सबसे चौंकाने वाली कड़ी के लिए, जहां विज्ञान और अस्तित्व की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि हम कौन हैं, बल्कि यह बन जाता है किसने हमें बनाया, और क्या वही हमारे अंत का भी कारण बनेंगे? आज का साइबेरिया, रसिया, लगातार बढ़ रहे तापमान से हो रहे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइबेरिया में मौजूद परमाफ्रोस्ट काफी तेजी से पिघल रहा है, और जो जमीन हजारों सालों से जमीन में दबी थी, अब वो साफ सुथरी दिखनी शुरू हो गई है। बेशक यह घटना धरती के इकोसिस्टम के मद्देनजर काफी अलार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के साथ जैसे जैसे पोलर फ्रोस्ट पिघल रहा है, यह हम इंसानों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि इसके पिघलने की वजह से इसमें हजारों सालों से कैद पैथोजेंस भी आजाद हो सकते हैं। और इसकी पड़ताल में ही वैज्ञानिकों ने साल 2014 में यहाँ की कुछ सतह से कुछ अंश खोदकर लैब में उसका परीक्षण करने का इरादा बनाया, और इस परीक्षण के परिणाम काफी चौंकाने वाले थे। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि वैज्ञानिक बर्फ के नीचे कुछ खोदते हैं और फिर वहां से उन्हें कुछ बेहद चौंकाने वाली चीजें मिल जाती हैं, जो अक्सर फिल्म की पुरानी क्लाइमैक्स बदल देती हैं। हमें भी शायद इस स्टडी में कुछ ऐसा ही मिल चुका था, जो इंसानों की क्लाइमैक्स चेंज कर सकती थी। पर आखिर वो चीज थी क्या? दरअसल जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो उन्हें उन अवशेषों में एक बहुत ही प्राचीन वायरस मिला, जो 1-2 हजार नहीं बल्कि पूरे 30,000 सालों से साइबेरिया के बर्फ के नीचे कैद था। हमारे लिए तो ये खोज जितनी एक्साइटिंग थी, यह हमें उतना ही हॉन्टेड भी कर रही थी,
क्योंकि अगर एक अंश भी ऐसा कोई प्राचीन वायरस हो सकता था तो फिर पूरे साइबेरिया में ऐसे कितने पैथोजेंस मौजूद होते। पर सवाल यहाँ यह था कि क्या यह वायरस अभी जीवित था और नींद से सोया था या फिर इसकी मौत हो चुकी थी। और इसी सवाल का जवाब जानने के मकसद से वैज्ञानिकों ने इस वायरस को एक सिंगल सेल वाले अमीबिया के साथ छोड़ दिया ताकि वो देख सकें कि ये वायरस इस अमीबिया पर हमला करता है या नहीं। और उसके बाद जो हुआ उससे वैज्ञानिकों का डर सही साबित हो गया। वायरस रूपी या माइक्रो दानव हजारों सालों से नींद में तो था, परंतु सामने शिकार मिलते ही यह तुरंत जीवित हो उठा और इसने अमीबिया पर हमला करके इसको टुकड़े में बांट दिया और बड़ी ही तेजी से उसे रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। यह कुछ वैसा था मानो हजारों सालों से सोए किसी दानव को वैज्ञानिकों ने जगा दिया हो। और वाकई में यह वायरस किसी विशाल दानव से कम नहीं था। दरअसल आमतौर पर वायरसेस बैक्टीरिया से आकार में काफी छोटे होते हैं, पर यह वायरस लगभग बैक्टीरिया के आकार का ही था, जिस वजह से वैज्ञानिक से इसे मिमी वायरस कहकर बुलाते हैं, क्योंकि यह वायरस बैक्टीरिया की मिमिक कर रहा था। आमतौर पर वायरस के अंदर जितने जीन्स होते हैं, इस वायरस में तकरीबन 8 गुना अधिक जीन्स मौजूद थे और इसलिए यह बाकी वायरसेस से काफी अलग तो था ही, साथ ही आकार में भी विशाल था। दरअसल वायरस को सामान्यतः अधिक जीन्स की आवश्यकता नहीं होती, वो बस कुछ जीन्स में ही अपना काम चला लेते हैं। पर इस वायरस में मौजूद 900 जीन्स इसे सवालों के घेरों में डाल रहा था। आखिर यह इतने सारे जीन्स की मदद से कर क्या रहा था? अफसोस अब तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। उनके अनुसार यह वायरस इतने कॉम्प्लेक्स हैं और इसमें जीन्स की संख्या इतनी अधिक है कि यह वायरस कम बैक्टीरिया ज्यादा लगते हैं और इसलिए यह कहा नहीं जा सकता है कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है। इसे जब अमीबिया के साथ छोड़ा गया था तो इसने उस पर हमला किया, पर इस बात का कोई पूर्वानुमान नहीं है कि अगर कभी इसे रियल दुनिया में छोड़ा गया तो यह कैसे रिएक्ट करेगा और कितना खतरनाक होगा। परंतु परेशानी की बात यह है कि ये पैथोजन तो बस साइबेरिया के इतने छोटे से हिस्से मिले हैं जहां बर्फ पिघल चुकी है। पर सोचिए, अगर ऐसे ही धरती से बर्फ के पिघलने का सिलसिला जारी रहा तो धरती पर ऐसे लाखों जगहें हैं जहां बर्फ के अंदर ऐसे खतरनाक पैथोजेंस दबे हुए होंगे और बर्फ के पिघलने के साथ धरती के बायोस्फीयर से उनका इकोसिस्टम होगा और ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पर यह तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी एक और बड़ा खतरा बाकी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक और आर्कटिक टुंड्रा रीजन से कई ज़ॉम्बीज या कुछ ऐसा कह लें कि एनिमल्स या ह्यूमन डेड बॉडीज को रिकवर किया है, जो आज से हजारों लाखों साल पहले इस बर्फ में दब गए थे। और अब चूंकि यहाँ की बर्फ पिघल के खत्म हो रही है तो इसमें मौजूद डेड बॉडीज बाहर आ रहे हैं, जो ठंड की वजह से पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हो पाए। पर हमें डर इन डेड बॉडीज से नहीं है, क्योंकि ये फिल्मों की तरह ज़ॉम्बीज बनकर वापस खड़े नहीं हो सकते हैं, बल्कि हमें डर है इसमें मौजूद इन माइक्रोब से जो सालों से इसमें जमे पड़े थे और अब बर्फ के पिघलने के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और ऐसा ही एक खतरा फिर 2016 में ही साइबेरिया से निकलकर सामने आया। दरअसल यहां अचानक से एक 12 साल के लड़के की मौत हो गई और तकरीबन 100 लोग अचानक से बीमार पड़ गए। और यही नहीं, यहां मौजूद तकरीबन 2000 रेनडियर भी एक एक करके किसी बीमारी का शिकार हो गए। बाद में जब वैज्ञानिकों ने उन पर स्टडी किया तो उन्हें एक बेहद खतरनाक, खौफनाक बात पता चली। ये सारी मौतें किसी और नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया एंथ्रैक्स की वजह से हुई थी, जो आज से सैकड़ों साल पहले मरे एक रेनडियर के शरीर में मौजूद था और सालों से बर्फ के अंदर दबा हुआ था। परंतु जैसे ही यहाँ की बर्फ पिघली और रेनडियर की डेड बॉडी ऊपर आई और उस बैक्टीरिया को आज़ाद होकर धरती पर मौजूद जीवों को नुकसान पहुंचाने का मौका मिल गया। प्राचीन काल में ऐसी मौत को देखकर लोग सोचते थे कि शायद उनके जानवरों को कोई अभिशाप लग गया या फिर वो जगह शापित हो गई है,
क्योंकि जानवरों की मौत बड़ी संख्या में होती थी, परंतु अब हम बात बता सकते हैं कि ऐसा नहीं था। उन सारे जानवरों की मौत एंथ्राक्स नामक बैक्टीरिया की वजह से होती थी, और यह रेनडियर भी उसी बैक्टीरिया की वजह से आज से 100 साल पहले हुई थी। और इसके मौत के साथ यह बैक्टीरिया भी इसी बर्फ में दफन हो गया था, जो कि साल 2016 में बर्फ के पिघलने के साथ बाहर आया और उसने एक बार बड़ी तबाही मचाई। और यही कारण है कि वैज्ञानिक लगातार इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही ग्लेशियर मेल्टिंग या आइस मेल्टिंग की इंसिडेंट्स को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि इस धरती पर ऐसे बर्फ न जाने कितनी जगह पर मौजूद है और न जाने उन सारी जगहों पर कितने अरब बैक्टीरियाज और वायरसेस दफन हैं। और इस इंतजार में है कि एक दिन वो सारी बर्फ पिघलेगी और वो उस बंधन से आजाद हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि आखिर उनमें से कितने पैथोजेंस हमारे लिए खतरनाक साबित होंगे या फिर कितने पैथोजेंस का हमारे शरीर के ऊपर असर नहीं होगा। हम ये भी नहीं जानते कि आखिर हमारे पास मौजूद दवाएं उन वायरसेस और बैक्टीरियाज के अगेंस्ट कितने कारगर होंगी। आज हमारी दुनिया धरती से बाहर जाकर जीवन की तलाश में जुटी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या हमें वहां पैथोजन से भरी धरती को ट्रांसफर करने की गलती करनी चाहिए, या फिर हम ये गलती कर चुके हैं और धरती से बाहर की दुनिया भी उन पैथोजन से इन्फेक्ट हो चुकी है। पिछले कुछ शताब्दी में दुनिया ने कई स्पेस मिशन देखे हैं। आज इंसान चांद पर जा चुके हैं। अंतरिक्ष में कई ग्रहों और उपग्रहों पर कई प्रोब्स भेजे जा चुके हैं और जल्द ही हम मंगल ग्रह की धरती पर भी अपने कदम रख देंगे। और इसलिए अब यह सवाल उठता है कि क्या हमारा इस तरीके से अंतरिक्ष के अन्य जगहों पर जाना सुरक्षित है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि वैज्ञानिक किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं और वहां किसी पैथोजन से इन्फेक्ट होकर धरती पर वापस आ जाते हैं और इससे यहाँ के लोगों की जान मुसीबत में फंस जाती है। पर क्या इसके उल्टा होना भी संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम धरती से पैथोजन से ले जाकर बाहरी स्पेस को इन्फेक्ट कर रहे हों? अगर कभी भविष्य में हमें एक ऐसा ग्रह मिल गया जहां बायोस्फीयर मौजूद हो, तो यह हमारे लिए बेहद अहम होगा कि हम वहां अपने यहाँ के पैथोजन से ले जाकर ना छोड़ें, क्योंकि यह वहां की लाइफ फॉर्म्स को चुटकियों में तबाह कर सकता है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। वैसे इसका एक जीता जागता उदाहरण आज भी हमारे पास मौजूद है, अपोलो 12 मिशन। इस मिशन के दौरान जब चांद पर से कुछ टुकड़ों को वापस धरती पर लाया गया और उसकी स्टडी की गई, तो उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशंस के सबूत मिले। पर आखिर वो कहां से आया, ये हम पता नहीं लगा पाए। हालांकि यह हो सकता है कि वो हमारे जाने की वजह से ही वहां पहुंचा हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक इंसान के शरीर में कितने सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो सवाल अब यह उठता है कि आखिर इस माइक्रोबियल कंटामिनेशंस को कैसे रोका जा सकता है या फिर रोका जा सकता है। दरअसल नासा माइक्रोबियल कंटामिनेशंस को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करती है, जिसमें सबसे पहले वो इस स्पेसक्राफ्ट को हाई टेम्परेचर पर डिसइंफेक्ट करती है। वहां काम करने वाले सारे वर्कफोर्स को स्पेशल सूट देती है तथा और भी बहुत कुछ। परंतु इन सब के बावजूद भी इन माइक्रोब्स को बाहर स्पेस में जाने से रोक पाना आसान नहीं है। नासा भले ही पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट कर दे, सारे इक्विपमेंट्स को डिसइंफेक्ट कर दे, बस एक चीज है जो वो डिसइंफेक्ट नहीं कर सकती, और वो इंसानी एस्ट्रोनॉट्स या एक्सप्लोरर। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इंसान सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड प्राणी हैं। इंसान के शरीर में हमेशा लाखों माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, जिसे किसी भी तरीके से डिसइंफेक्ट या डिस्टरलाइज्ड नहीं किया जा सकता है। और इसलिए जैसे जैसे धरती से स्पेस मिशंस और प्रोब्स की संख्या बढ़ रही है और जैसे जैसे अलग अलग ग्रहों पर मैन्ड मिशंस की तैयारी चल रही है, वैसे वैसे इन सेलेस्टियल बॉडीज का माइक्रोबियल कंटामिनेशन का शिकार होना बढ़ता जा रहा है, जिससे न सिर्फ वहां पनप रहे जीवन खत्म हो सकती है, बल्कि इसमें हमारे दूसरी पृथ्वी की तलाश भी अधूरी रह सकती है। और इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कॉस्मोस की सुरक्षा खुद करें और इसे धरती पर मौजूद खतरनाक पैथोजन से कंटेमिनेट होने से बचाएं। पर क्या हम इंसान यह कर सकते हैं?
जब हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी तो हमारा मकसद था जीवन के सबसे छोटे, सबसे अनदेखे हिस्से को समझना। माइक्रोकॉस्मोस ये शब्द जितना सूक्ष्म लगता है, इसके पीछे छुपे रहस्य उतने ही विराट हैं। हमने देखा कि कैसे हजारों सालों से बर्फ में कैद सूक्ष्म जीव आज फिर से जाग रहे हैं। कैसे एक वायरस जो 30,000 सालों तक सोया रहा, अब अचानक जीवित हो उठा। कैसे एक मरा हुआ जानवर, एक पुराना रेंडियर आज सैकड़ों इंसानों की जान लेने का कारण बन गया। हमने ये भी समझा कि इंसान, जिसे खुद को सबसे बुद्धिमान, सबसे विकसित प्राणी मानने का घमंड है, दरअसल एक ऐसे ग्रह का मेहमान है जिसकी सबसे असली शक्ति वही सूक्ष्म जीवन है जिसे हमने नजरअंदाज किया है। ये सूक्ष्म जीव सिर्फ धरती के कोने कोने में नहीं है, ये हमारे अंतरिक्ष अभियानों के साथ अब दूसरे ग्रहों तक भी पहुंच रहे हैं। चांद से लाए गए अपोलो 12 के हिस्सों में मिले बैक्टीरिया इसका जीता जागता सबूत है। और सोचिए, अगर इंसान मंगल या टाइटन पर जीवन की खोज में सफल होता है तो क्या हम वहां की जैव विविधता को सुरक्षित रख पाएंगे, या फिर अनजाने में ही हम अपने पृथ्वी जन लोगों को वहां भी फैला देंगे। हमारे शरीर में हर पल लाखों माइक्रोब्स रहते हैं जिन्हें हम न मार सकते हैं और न बांध सकते हैं, और इसलिए हम जहां भी जाते हैं वहां हम सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक पूरा सूक्ष्म ब्रह्मांड लेकर जाते हैं। अब प्रश्न यह खड़ा होता है, क्या हम ब्रह्मांड में जीवन की खोज कर रहे हैं या हम जीवन की हत्या करने निकले हैं? क्या हम उस धरती के संरक्षक बन सकते हैं जो हमें जीवन देती है, या फिर हम वही प्रजाति हैं जो हर जगह सिर्फ संक्रमण, प्रदूषण और विनाश छोड़ती है? माइक्रोकॉस्मोस एक चेतावनी है कि शक्ति का असली अर्थ विनाश नहीं, जिम्मेदारी है। और अगर हमने अपने कर्तव्यों को नहीं समझा तो वो शक्ति जिसे हमने अनदेखा किया, हमारी पूरी सभ्यता को अपने माइक्रोस्कोपिक उंगलियों से मिटा सकते हैं। क्योंकि जो दिखता नहीं वही अक्सर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। माइक्रोकॉस्मोस अभी शांत है, पर यह खामोशी हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन वो बोलेगा और तब सवाल यह नहीं रहेगा कि हमने क्या खोजा, बल्कि यह होगा हमने क्या खो दिया।